तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ही नोट करो। देखो एक छोटी सी डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ excess and toxic metabolic waste टॉक्सिक मतलब विषैले, पॉइजनस। एक्सेस होगा कोई मटेरियल वो रिमूव होगा, या टॉक्सिक है हमारी बॉडी में वो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है तो फटाफट एक्सक्रीट किया जाएगा। तो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। आगे लिखो, फ्रॉम द बॉडी is called excretion देखो दोनों में अंतर है। वाटर सॉल्युबल वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिलीज होना एक्सक्रीशन, और वाटर इनसॉल्युबल वेस्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन से जब वेस्ट रिलीज होता है उसके 4 ऑप्शन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। क्या है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज इजेशन, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में भी तो वेस्ट मटेरियल बाहर आती है बॉडी से। अभी बात हो रही थी रेक्टम स्टोर करता है वेस्ट को। क्लियर? अनडाइजेस्टेड फूड है वो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। चलो, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दिस इज कॉल्ड द वेस्ट। स्टूल ऑफ फीसेस, बहुत सारे नाम है उसके। तो ये लिख लिया बच्चों ने, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए टेम्परेरी ऑर्गन, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है, लाइक लंग्स क्या करता है? लंग्स एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो फाउल गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से बॉडी से बाहर रिलीज करता है। स्किन क्या करती है बेटा? एक्सेसिव जो वाटर मिनरल है उसे स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर करती है। लेकिन मेजर एक्सक्रीटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज किडनी। सबको पता है ना भाई, 1 पेयर किडनी जो जीवन भर पूरी ईमानदारी से बॉडी से ब्लड को फिल्टर करती रहती है। पर डे कितना ब्लड फिल्टर करती है किडनी? कुछ अंदाज हो तो बताएं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 5 लीटर, 10 लीटर, सी 14 लीटर, डी 140 लीटर पर डे। बोलो कितना ब्लड फिल्टर करती होगी? क्या है करेक्ट आंसर? हाँ बोलो बेटा। हाँ, आपका आंसर 140 लीटर पर डे, करेक्ट आंसर। अब बच्चों को लग रहा है 140 लीटर कैसे सर? 5 लीटर ब्लड पास हो जाता। 5 लीटर में से 25 लीटर ब्लड, मतलब 25% ब्लड पर मिनट पास होता है किडनी से। जैसे हमारा जो किडनी है हमारी ह्यूमन बॉडी का, मान लें कि किसी व्यक्ति का, एक हेल्दी पर्सन का वेट 70 kg है, उसमें मान लेते हैं हम 5 लीटर मीन्स कितना है? 5000 ml ब्लड है उसमें। एक अप्रोक्सीमेट एक अंदाज है। तो 5000 ml का बेटा कितना? 25% पर मिनट पासेस फ्रॉम बोथ किडनी। 25% ब्लड दोनों किडनी से पर मिनट में पास हो जाता है। इसे काउंट करोगे तो ये 1250 ml आता है। अब 1250 ml में से मालूम है 650 ml है प्लाज्मा, लिक्विड मटेरियल, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी है भाई, यूज़फुल भी है, यूज़लेस भी है। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ग्लूकोज, वाटर, ये सब यूज़फुल है। यूरिया, हिप्यूरिक एसिड, क्रियाटिनिन, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। ये सब प्लाज्मा के अंदर है। बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं? ब्लड कॉप्सल्स या लार्ज जो भी है मटेरियल। ब्लड कॉप्सल्स मीन्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट। ये 650 ml जो अपना प्लाज्मा है, इस 650 ml प्लाज्मा से
अभी आगे पढ़ोगे नेफ्रॉन में बेटा पर मिनट ये 140 ml ग्लोमरुलस फिल्ट्रेट बनता है, अभी पढ़ाएंगे कितना 140 ml ग्लोमरुलस फिल्ट्रेट। तो ये 650 ml का भी इतना बचा, तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। अब इसी को आप क्या करोगे, पर मिनट चल रहा है, इसको पर आवर और पर डे में काउंट करना, तो लगभग इतना आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या करने वाले हो, पर मिनट के लिए पर आवर करोगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय पर डे के लिए 24 करके देखना, तो एक आंसर आएगी। इतना काम करती है हमारी किडनी ईमानदारी से पर डे। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सेसिव मेडिसिन जो भी आप एलोपैथी का आप लोग डॉक्टर लिख दिया 250 mg 500 mg, तो भैया कोशिश करो कम से कम किडनी पर लोड, लेकिन अपनी नहीं चलती ना। अपन कोशिश करते हैं पहले मेडिकल शॉप से 100 दवाइयाँ ले आएँ, कोशिश करते हैं भाई डॉक्टर की फीस ना देनी पड़े, फिर चलो ठीक है वहाँ भी चले गए तो वो भी एलोपैथी में दुनिया भर का एंटीबायोटिक, तो फाइनली सारा लोड किडनी पे आता है। समझ में आया सब बच्चों को? चलो, डायबिटिक हो गए तो हो गया काम। डायबिटिक में लगातार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और किडनी उसको कंटिन्यूसली फिल्टर करेगी, तो वीक हो जाएगी उसकी। ठीक है, जब किडनी वीक होगी तो किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हमने ये इसका बेसिक सीखा, आगे चले। अब लिखो बेटा इसमें क्या, ओके मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं बेटा, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के सभी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को कंबाइंडली बोलते हैं हम। मतलब ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑल फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस। जिन बच्चों ने बायोलॉजी की स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की उन्हें पता है ना, फिजिकल प्लस केमिकल को हम लोग क्या बोलते थे, दोनों को मिला के एक नया टर्म यूज़ करते थे, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल तो कुछ नहीं, आप दिन भर में जो भी कुछ कर रहे हो ना, सुबह जगने से पहले, जगने के बाद, रात को सोने से पहले, रात को सोने तक, इवन सोने के बाद भी ना 24 घंटे 24 आवर्स आपकी बॉडी में दो काम हो रहे हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है और केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा ब्रेन अभी काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो दोनों कहीं हाथ चल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़। केमिकल एक्शन कहाँ हो रहा है? केमिकल एक्शन कैसे हो रहा है बताओ कोई भी स्टूडेंट्स? अल्टीमेटली मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सेल के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, C6H12O6। मैंने जो खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड स्टार्च का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, ब्रीदिंग से मिल गई ऑक्सीजन, फाइनली क्या बनी बेटा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये एनर्जी मिल गई। ये केमिकल प्रोसेस हो गया है ना, ब्रीदिंग फिजिकल, रेस्पिरेशन केमिकल, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बेटा दो हिस्से होते हैं, एक एनाबॉलिज्म जिसमें हमारी बॉडी में फूड सिंथेसिस होता है, और कैटाबॉलिज्म जिसमें फूड ब्रेकडाउन होता है। समझ में आया? मतलब अभी घर में हो उतना वर्किंग नहीं हो रही, सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन कम, तो हेल्थ बनेगी। ठीक, मतलब खाओ पियो खूब, मेहनत करो कम, हेल्थ बन जाएगी। एनाबॉलिक ज़्यादा, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा, कुछ बच्चे थोड़ा सा भागते हैं, उतना मम्मी पीछे पीछे है लेकिन वो उतना खाते पीते नहीं। कैटाबॉलिज्म ज़्यादा, वर्कआउट ज़्यादा, खाना पीना कम, ग्रोथ क्या होगी? डी ग्रोथ, नीचे जाओगे। दोनों इक्वल, बॉडी जीवन भर सही बनी रहेगी। चलो, तो ये मेटाबॉलिज्म भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एक्सक्रीशन। समझ में आई बात? ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो हार्मोन्स हैं, मतलब आप सोचो कितना सिस्टम है, सिस्टमेटिक है। हमने बिल्कुल देखा है, क्या देखा है आपने? ये ट्रैकिया के ऊपर बेटा एक इस तरीके से ग्लैंड होती है, ये नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। कौन सा ग्लैंड होती है? थायराइड, सब बच्चों ने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड। अब थायराइड के अंदर भी ऐसी है, ये थायराइड अगर दिखाए ना ऐसी, ये इस तरीके से जुड़ी होती हैं आपस में, ये 1 पेयर थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर ये 2 पेयर है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड के अंदर पैराथायरॉयड। अभी तुम थायराइड के चक्कर में पढ़ो, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये रिलीज करती है हार्मोन बेटा थायरोक्सिन,
ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, आपने देखा होगा कि या तो कुछ लोग ना बहुत खाते पीते हैं लेकिन बिल्कुल वो सीकड़ी पहलवान हो जाते हैं, ये उनका चेहरा और ये हल्का ऐसे दुबड़ी पतली डंडी ऐसे, है ना। तो कुछ आपने देखे होंगे और बॉडी ये जा रही है ऐसे गोल मटोलम टाइप, है ना, फैल जाते हैं, मतलब बॉडी वेट कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये बेसिकली थायरॉक्सिन जो दो तरह का है ना अपना, हाइपो और हाइपर, कभी ये दोनों तरीके का होता है, या तो बेटा बॉडी इस तरीके से वीक होती चली जाती है या फिर ओवरवेट होते चले जाते हैं। और फिर डॉक्टर से जब भी बात करोगे ना तो हर चीज़ का इलाज वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि यार फिजिकल और केमिकल समझते हो तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते क्यों नहीं हो, मतलब अपनी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को सही करो, वॉक करो, सुबह योगा करो, रनिंग करो, जिम जाओ, घूमो फिरो, पढ़ाई करो, लेकिन साथ में 1 घंटे ईमानदारी से गेम्स भी खेलो, वॉक करो, कुछ भी करना है स्टूडेंट लाइफ में भी ध्यान से समझना है ना इस चीज़ को। और दूसरा एक और ग्लैंड होती है, इतनी बात हुई है तो एक बार और सुन लो, एक थायराइड के साथ थायरॉक्सिन, दूसरा बेटा ये किडनी जो है, मैं हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड अटैच होती है, जिसे बोला एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इससे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ाएंगे। एक तो होता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन या ऐसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जिसको बोला इमरजेंसी हार्मोन। आपकी बॉडी में जब भी कोई एक्साइटेशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, कैसे कि आप पेपर हॉल में बैठे हो, जब टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एग्जाम पेपर, तो आपके पास पेपर आते आते आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, एक्साइटमेंट बढ़ता है, देखो एड्रीनलिन इमरजेंसी हार्मोन बॉडी में दुनिया के एकदम चेंज होते हैं बहुत तेज़ी से। दूसरा होता है कॉर्ड, नाम भूल जाओ, बहुत लंबे चौड़े नाम है, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, छोड़ो, एडिनल कॉर्टेक्स ट्रॉफिक हार्मोन, इतने बड़े नाम हैं ये, मतलब कुल मिला के एडिनल ग्लैंड भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो ये मान लो हमारी बॉडी की 2 ग्लैंड्स हैं, थायराइड और एडिनल, ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं। समझ में आया? और हार्मोन्स के किस्म क्या समस्या हैं आप समझो, एक होता है हमारा विटामिन्स, दूसरे होते हैं एंजाइम्स, और तीसरा आप पढ़ते हो हार्मोन्स। ये सब प्रोटीन्स हैं, कुछ और नया नहीं। विटामिन्स, एंजाइम्स टिपिकल प्रोटीन, हार्मोन्स प्रोटीन प्लस स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड एक तरह के स्पेशल टाइप के केमिकल प्रोटीन है और स्टीरॉइड्स हैं ये, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से तो डिसीज़ होती है, पर इसकी एक्सेस से कोई डिसीज़ नहीं होती। कितना बढ़िया, एक्सेस हो कोई डिसीज़ नहीं, नो डिसीज़। अब कितना भी नींबू पानी पी जाओ, कितना भी ऑरेंज खाओ, कितना भी एप्पल खाओ, विटामिन ए, कितना भी विटामिन डी, कितना भी धूप में रहो, कोई बीमार हुआ क्या आजकल एक्सेस ऑफ विटामिन से? नहीं ना। अगर ऐसा कुछ होता ना कि यार विटामिन सी की एक्सेस से हम बीमार हो जाएंगे, तो अपन नींबू भी निचोड़ के एक बार सोचते यार तो 1 से 2 नींबू खाएं कि नहीं, बीमार तो नहीं हो जाएंगे। आज एक ही दिन में मौसमी, संतरे, ये सब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नेचर ने देखो क्या गिफ्ट में दिया, एक्सेस, कोई टेंशन नहीं। एंजाइम्स भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। एंजाइम्स नॉर्मली हमारी बॉडी का डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ और भी का फंक्शन है, लेकिन ठीक है एंजाइम्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, डाइजेशन और ईजी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कम होगा गड़बड़ हो जाएगी कि पेंक्रियास ने जो पेंक्रेटिक एंजाइम्स कम रिलीज़ कर रहे हैं, तो भाई फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सरदर्द है हार्मोन्स। समझ में आया सब बच्चों को? अगर इसकी एक्सेस है तो भी डिसीज़ और डेफिशिएंसी है तो भी डिसीज़, मतलब यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली स्टिमुलेट होना चाहिए, ना तो कम ना बहुत ज़्यादा, दोनों ही केस में बेकार। जैसे कोई मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ, ग्रोथ हार्मोन, अब मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ और ये से ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली जो ग्लैंड है, जो जीन है, उसे स्टिमुलेट कर दिया, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ जा रहा है। वो लड़के की लंबाई हो गई कितनी, 7 फीट। अपने साथ वर्ल्ड में ऐसा कुछ है ना, वो अपन साल के हिसाब से बढ़ते हैं, अपने
जैसे आपकी लंबाई बढ़ती है, अब बोलते हैं नेक्स्ट ईयर सर ड्रेस छोटी हो गई, स्वेटर्स है ना, मतलब हर कपड़े आपके क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, रीज़न की लंबाई बढ़ रही है। वो बंदा हर हफ्ते और हर महीने के हिसाब से उसकी कुछ इंच हाइट बढ़ती है, कितना वो होता जा रहा है, तो ये इसकी एक्सेस हो गई। कुछ ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, तो डॉर्फिज्म, बौनापन, डॉर्फ हो गया वो, है ना, डॉर्फिज्म, बौनापन। समझ में आया सब बच्चों को? तो यहाँ तो चांसेज ही नहीं है हार्मोन्स में, एक्सेस होगा तो भी गड़बड़ और डेफिशिएंसी है तो भी डिस्टर्ब। चलो लौट के हम फिर पहुँचे वहीं सब्जेक्ट पर। तो एक्सक्रीशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव कर गए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कहीं थोड़ा सा मूव किया अभी न्यूट्रिशन में, थोड़ा सा मूव किया रेस्पिरेशन में। लेकिन सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हैं, वो कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, आपस में लड़ाई नहीं करते, नहीं नहीं आज मैं तेरी बात नहीं मान रहा हूँ, फिर सुनने दिन तो ख़त्म कहानी पूरी, है ना। छुट्टी पे भी नहीं जाते हो, ना इंडिपेंडेंस डे मनाते कि आज लंग्स ने बोला आज मेरी छुट्टी, ना ऑक्सीजन अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। और जिस दिन हार्ट ने छुट्टी कर ली कुछ सेकंड की, उस दिन क्या होता है, हार्ट ने बोला आज तो सर मैं जो यार जीवन भर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोर हो गया हूँ, चलो ठीक है पिकनिक मनाते हैं, लंग्स हार्ट किडनी सब मिलके पिकनिक मनाते हैं। तो क्या होगा, ये तो बेचारे पिकनिक पे निकल जाएंगे, बाकी जो पूरा ओवरऑल पर्सन है वो ख़त्म कहानी। 9th क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक कार्डियक मसल, याद आ रहा है बच्चों को? 3 तरह का मसल पढ़ा था ना, स्टिएटेड, अनस्टिएटेड और कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल कैसी होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और होल लाइफ, जीवन भर कभी नहीं थकने वाले, उसे बोलते हैं इम्यून टू फटिग, कभी नहीं थकते। चलो लौट के वहीं पहुँचे, लिखो अगला ऑस्मो रेगुलेशन, ये था हमारा एक्सक्रीशन, इसका लिखो ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली किडनी का बेसिक फंक्शन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मिनरल वाटर को बैलेंस करना, वाटर मिनरल बैलेंस होगा तो पूरा बॉडी बैलेंस होगा। मिनरल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए। ये तो लगता है कि हमें नहीं यार, हमारे ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा है फैट एंड लिपिड्स। तो ये तो आपने सब बच्चों ने पढ़ रखा है, तो ये तो दोनों हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं ओनली, कि आप कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च यूज़ किया है ना, रोटियां या चावल, फैट एंड लिपिड्स ऑयली सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो। लेकिन है ना प्रोटीन हमारा बिल्डिंग मतलब सेल डिवीज़न के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म बना रहा है। इंपॉर्टेंट तो बेटा सभी है, लेकिन यहाँ देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये जो आपको मैंने बोला था अभी, इन्होंने पूछा था सर मेटाबॉलिज्म, तो ये दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसको रेगुलेट करते हैं। इनकी गड़बड़ हुई तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल बेटा, ये सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, जिंक आयन, आयरन, Fe2+ फेरस और फेरिक, ठीक है। नेगेटिव में भी क्लोराइड आयंस, आयोडाइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस, इस तरीके से। बात समझ में आया सब बच्चों को? जैसे आयरन हमारे हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, क्लोरीन ब्रीदिंग में यूज़ हो रहा है, सोडियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हो रहे हैं, प्लस कंट्रोल नर्वस कंट्रोल में यूज़ हो रहे हैं, पोटेशियम भी, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लस ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ हो रहे हैं, जिंक क्या बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन बनाने में यूज़ हो रहा है, ठीक है। आयोडीन थायरोक्सिन में मदद कर रहा है, मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल बना रहा है, ये क्लोरोफिल बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट है ये। एक और बताते हैं तुम्हारा, ये सुना है सब बच्चों ने विटामिन बी सुना है, विटामिन A B C D, बोलो यस या नो। तो विटामिन B1 में इतने सारे सुनोगे, देखो B1 B2 देखा है, B3 B5, और एक और आप इसमें देखो पढ़ोगे बेटा B12, विटामिन B12, उसका नाम कभी किसी टैबलेट पर या भी नेट पर सर्च करना कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, तो वो मिलेगा तुम्हें साइनोकोबालमीन,
साइनो कोबालमीन, कोबाल अमाइन है वो, है ना। तो इसमें ये जो कोबाल जो शब्द आ रही है ना, साइनो कोबालामीन, दिस इज कॉल्ड द कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है ये। कोबाल्ट नाम सुना है, नहीं सुना है? सब बच्चों को आता है ना ये, सुना है? ये कौन सा मेटल है? निकल, निकल के बाद ये कौन सा मेटल है? कोबाल्ट। ये कौन सा है? मैग्नीज, मैग्नीशियम। ये मेटल बनाता है B12। अब आप बोलो सर ऐसा क्या हो जाता है इस मेटल में, ऐसा क्या करता है? तो बेटा विटामिन B12 की कमी से होती है परनीशियस एनीमिया, मतलब खून की कमी होना एकदम तेजी से, और उसमें डेथ तक हो जाती है पर्सन की। इतना डेंजरस है ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। B1 तो ठीक है, ये से नाइट ब्लाइंडनेस छोटे छोटे पर इसको जरा पढ़ना, आज स्टडी करना। विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया, ठीक। तो अभी इस कोरोना काल में आप सब बच्चों को याद होगा कि घर में आपके पेरेंट्स मल्टी विटामिन्स की टैबलेट बहुत ला रहे थे। देखना उसमें विटामिन B, विटामिन C, लिमसी बहुत आई है, लिमसी, है ना। ये तो कुछ बहुत सारी चीज विटामिन्स क्या थी, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी थी। तो ऑस्मो रेगुलेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किसको रेगुलेट करना बेटा, वाटर और मिनरल्स को बैलेंस करना। तो लिखें इसके बारे में, देखो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट एंड द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस को ब्रैकेट लिख लेना, मिनरल्स। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट्स एंड द आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस ब्रैकेट में लिखो मिनरल्स, मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। आयोनिक बैलेंस मैंने बोला है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट एंड द आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस को, आयंस अपने आप में कुछ नहीं है, मिनरल्स को ही बोलते हैं ना। मिनरल्स एक जनरल टर्म है, मिनरल्स के अंदर आयंस होते हैं। मिनरल्स के अंदर हमारे मेटल्स और नॉन मेटल आयंस दोनों को ही हम काउंट करते हैं ना। मिनरल बैलेंस, आयोनिक बैलेंस बोलो या मिनरल बैलेंस बोलो, ठीक है। क्या लिखा है? इन द बॉडी, इन द बॉडी is called osmoregulation, is called osmoregulation। किडनी का अगर कोई एक फंक्शन पूछा जाए कभी भी तो क्या आंसर दोगे? सर इट इज द मेजर फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर क्या जाता है? बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। वाटर और मिनरल का बैलेंस ये ऑर्गन लेवल से लेकर सेल के लेवल तक सभी जगह तक मूव करेगा ये। जैसे अगर मल्टी सेलर है हमारी बॉडी में, ब्लड है तो ब्लड के अंदर इनका बैलेंस है ना। यूनिसेलर है बेचारे, तुम्हारे उनके पास किडनी तो है नहीं, उनका वो किडनी कौन सा ऑर्गन है? वैक्यूल। तो वैक्यूल करता है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्स्ट्रा वाटर मिनरल्स होगा तो कलेक्ट करेगा, एक्सक्रीटिव वेसिकल के फॉर्म में बॉडी से बाहर लेके थ्रू कर देगा, ठीक है। और नहीं होगा तो वहाँ से आसपास से व्यवस्था कर देगा, भैया किसी तरह मिनरल्स वाटर तो मिलना चाहिए हमको, अदरवाइज डेथ हो जाएगी सेल की। नोट कर लिया सब बच्चों ने? अब लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन is important for enzyme action. Maintenance of ionic concentration is important for enzyme action, is important for enzyme action, comma, synthesis of hormones, synthesis of hormones, comma, membrane। हाँ सुनो फिर से, मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इज
इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन, इम्पॉर्टेंट फॉर, एक तो मैंने ये बोला है इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन, इसमें काम कर रहा है। दूसरा मैंने बोला है बेटा सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, हॉर्मोन्स भी बोल सकते हो, ठीक। अगला बोलो, लिखो कॉमा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। आगे लिखो एंड मैनी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड मैनी अदर metabolic process, many other metabolic process। समझ में आया स्टूडेंट्स सभी बच्चों को? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन्स है ना, लाइक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन, उनकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करते हैं, पूरा मैकेनिज्म है। लिख लिया? मतलब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है उसे कंट्रोल करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में ये भी आता है। जैसे सपोज दैट आपका अमीबा है ना, तो अमीबा के अंदर बेटा क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी क्या होती है, कंट्रोल की जाती है ड्यू टू द मिनरल एंड आयनिक वाटर एंड मिनरल वैलेंस। मतलब रिक्वायरमेंट है तो फिर वो परमिशन देंगे एंटर करने के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो इम्परमेबल हो जाएंगे। तो आपने देखा है कि मेम्ब्रेन भी क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी परमेबिलिटी होती है। जैसे इम्परमेबल स्किन, फिर परमेबल सेल वॉल, सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन, जो डिपेंड्स ऑन द वाटर मिनरल बैलेंस। आगे लिखो, यहाँ तक लिख लिया सब बच्चों ने? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करें सब बच्चे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फाइलम ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज्ड। तो प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, इसका किंगडम प्रोटिस्टा होता है। बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था गिवन बाय विटेकर, 9th क्लास, चैप्टर डाइवर्सिटी, ठीक। और वो पढ़ने को नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 किंगडम में बेसिकली क्या थे बेटा, किंगडम ये मोनेरा फॉर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा फॉर अमीबा, फंगाई, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया, ऐसे 5 किंगडम होते हैं। तो एनिमल्स का ये मोनेरा में तो चले गए बैक्टीरिया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका फाइलम ये है प्रोटोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो केवल अमीबा नहीं, आप अमीबा के संग संग इनके दूसरे रिश्तेदार भी लिख सकते हो, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। लिखना चाहो तो लिखो। स्पेलिंग देख लेना, पैरामीशियम, यूग्लिना। सेकंड लिखो बेटा पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में लिखो स्पॉन्जोसील, लिख लो, इतना डिटेल में ना लिखे। सेल्स डू द एक्सीशन इनटू द बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। एक काम करें, सिंपल स्पॉन्जोसील लिख दो। COEL, सील मीन्स होता है बॉडी कैविटी, है ना, सील्स मीन्स बॉडी कैविटी। अब ये स्पॉन्जेस का डायग्राम बनाओगे ना तो बेटा ऐसा बनता है ये, दिस इज कॉल्ड द साइकोन। ये साइकोन एक एनिमल है ना, इसकी बॉडी कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। और ये छोटे छोटे से इनके अंदर पोर्स होते हैं, इन पोर्स, नेम ऑफ द पोर्स इज कॉल्ड द ऑस्टिया,
माउथ इसका क्या कहलाती है, ऑस्क्यूलम। अब ये सब आपके लास्ट ईयर आपको पढ़ना था लेकिन डिलीट हो गया ये, ठीक है। समझ में आया सब बच्चों को? तो टाइनी जो पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। दिस बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, नेम ऑफ द एनिमल साइकन। चलो इसका निडेरिया, थर्ड इज CNIDARIA, सी साइलेंट नाइडेरिया। अच्छा इसका दूसरा नाम है सीलेंट्रेटा, सीलेंटरेटा, COELENTRATA, सीलेंटरेटा है ना। दूसरा नाम निडेरिया, नाइडेरिया। इसमें आते हैं हाइड्रा। कितने बच्चों ने हाइड्रा की शक्ल देखी है? देखा हाइड्रा का डायग्राम? ऐसा देखा ना हाइड्रा? हाइड्रा आपने देखा होगा ऐसा। इसमें ऐसे इस तरीके से टेंटाकल्स होते हैं। ये हाइड्रा है हमारा, हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी कैविटी को बोलते हैं बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन। बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है ना। तो सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सीड इनटू द एनवायरनमेंट और द बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रॉन। तो स्पॉन्जोसील, एक काम करते हैं, बाय स्पॉन्जोसील इसकी बॉडी कैविटी है। बाय, मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, बाय गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, TRO है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसका दूसरा नाम है सीलेंटरॉन। तो हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी अंदर का हिस्सा है ना, वो ये है, ऐसा एरो बना देता हूँ, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंटरॉन। आज की क्लास में इतना नोट करो, इस टेबल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। लिखो फटाफट। ओके बेटा, ओके। चलिए इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इस टॉपिक के अंदर बाकी फाइलम प्लेटियलमन थी, जिसके अंदर आते हैं फ्लैट बॉम्ब्स, है ना। फ्लैट बॉम्ब का एग्जाम्पल टेप बॉम्ब, दूसरा लीवर फ्लूक। एक्सिडी ऑर्गन यूज फ्लेम सेल, फ्लेम की तरह दिखते हैं ये, है ना। और दूसरा नाम इनका क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, नेफ्रिडिया मीन्स यहाँ से नेफ्रॉन का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, नेफ्रिडिया। एनिलिड्स, एनिलिड्स के अंदर एग्जांपल्स अर्थ बॉम्ब, ठीक, और इसके अंदर नेम ऑफ द एसिडी ऑर्गन नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पीडिया मीन्स लेग, फुट, जॉइंटेड लेग्स। तो इसके अंदर इंसेक्ट, एंड यहाँ इंसेक्ट में एक और एग्जांपल लिखा है, ग्रासहॉपर, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स आर द एसिडी ऑर्गन यूज्ड। लास्ट इन हायर वर्टिब्रेट्स, लैंड एनिमल्स लाइक रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग। क्लियर? तो नेफ्रॉन और किडनी, वैसे वर्टिब्रेटा या कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास वर्टिब्रेटा, वो फाइलम कॉर्डेटा और इसका सब क्लास वर्टिब्रेटा इसके अंदर आते हैं। वैसे क्लास पिसीस, ये सारे आते हैं, क्लास पिसीस, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमलिया। क्लास पाइसिस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, अपना एप्स एंड मैमल्स, क्लास एप्स एंड मैमल्स, मैमलिया। फिशीज मतलब फिशेज, रेप्टाइल मीन्स हमारे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, लिजार्ड, एम्फीबियन मीन्स फ्रॉग, टोर्स, एप्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग, कंगारू, चिंपैंजी, सारे भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, लिखिए। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।